आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम थ्योरम को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं से मेरा मुराद ये है कि आपने लाजमी तौर पे ये थ्योरम पहले पढ़ा होगा। और जब हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, और वो नया कॉन्सेप्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है। मैं इसको नया कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस कोर्स में काइनेटिक एनर्जी को पहली बार डील करेंगे। इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा। आल्दो आपने कॉलेज या फिर मैट्रिक की फ़िज़िक्स में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन इस कोर्स में हमने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, और इसलिए मैं इसको नया कह रहा हूँ। क्योंकि जब हम ये मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट कोर्स, विच मीन्स कि हम इसमें हर चीज़ को नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उसको हम समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को इस वक्त तक नहीं पढ़ा इस कोर्स में। तो जब हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम को देखेंगे तो साथ में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी का है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्क जो है वो क्या चीज़ है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर कांस्टेंट फोर्स लें, तो मैं पहले ये कांस्टेंट फोर्स का केस लेने लगा हूँ। तो ये है कांस्टेंट फोर्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास कैसे आता है। तो जो हमने वर्क को डिफ़ाइन किया था वो अगर याद हो तो हमारे पास वर्क की डेफिनेशन थी W इक्वल्स F डॉट S। और ये जो F थी ये F नेट थी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती हैं उन सब फोर्सेस का ये सम था। तो ये था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हम जो नेट फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो वर्क कैलकुलेट करते हैं उसका हमारे पास ये वाला फार्मूला था। और ये अब हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की जो पहले 2 या 3 वीडियोस हैं उनमें। ठीक है, अब ज़रा हम ये जो एफ़ नेट है इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसी फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, और उस मॉडिफिकेशन के दौरान हम देखेंगे कि हमारे पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी आती है जिसको हम ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, क्योंकि यही हमारे टॉपिक का नाम है। तो मैं इस एफ़ नेट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब आपको याद होगा कि हमारे पास फोर्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। जब भी आप नेट फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ है। तो हम एफ़ नेट को न्यूटन्स सेकंड लॉ से कैलकुलेट करते हैं, और न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है हमारे पास वो है एफ़ इक्वल्स मास टाइम्स, लेट मी मेक इट ब्यूटीफुल, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आल्दो मेरी राइटिंग जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये हमारे पास है न्यूटन्स सेकंड लॉ। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये एफ़ नेट है, लेट मी मेक इट एफ़ नेट। और इस केस में चूँकि हम कांस्टेंट फोर्स का केस ले रहे हैं, तो ये एफ़ नेट जो है ये कांस्टेंट है, यानी ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्स है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। और इसकी राइट हैंड साइड जो है न्यूटन सेकंड लॉ की, इसको हम लिख सकते हैं मास टाइम्स। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को आप बाय डेफिनेशन जानते हैं कि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सही है। और इसी को अगर आप वेलोसिटी अब लिखें तो जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, हमें वो पता है कि ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी फाइनल वेलोसिटी में जाता है, तो उसमें जो चेंज है वो वी एफ माइनस वी आई होती है। तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी का है वो ये वाला फार्मूला बनता है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है एफ़ नेट की। लेट मी राइट इट डाउन अगेन ताकि ये हमारे सामने रहे और वाज़े रहे। तो एफ़ नेट जो है ये इक्वल होता है एम वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल न्यूटन्स सेकंड लॉ ही है, और इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ क्योंकि इसको मैं अभी आगे चल के यूज़ करने वाला हूँ। अब
अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में लाएं कि न्यूटन सेकंड लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो सिंपली चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। और ये बिल्कुल सारी ये चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखी है। अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ फासला कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, वो मूव कर रहा है, और वो जो फासला डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर करता है किसी भी टाइम डेल्टा टी में, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। अगर एस वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, इसे होता था एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट, इन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको मैं डेल्टा वी एवरेज लिखता हूँ। इसको आप शायद पास्ट में सिंपली वी एवरेज लिखते आए हों, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डेल्टा वी एवरेज लिख रहा हूँ। उसकी रीज़न अभी हमारे पास क्लियर हो जाएगी। डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में नहीं, ये हमारे पास, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं होती, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है एवरेज वेलोसिटी की। लेट मी राइट इट दिस वे। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा वी एवरेज, ये इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और इधर से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो फॉर्म बनती है वो बनती है एस इक्वल्स डेल्टा टी टाइम्स डेल्टा वी एवरेज, ठीक है। तो ये मैं लिखना चाह रहा था। अब वी एवरेज जो है वो आपको पता है कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज होती है। हम जनरल केस अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगती है तो वो उस वक्त इनिशियली किसी स्पीड वी से, किसी वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा होता है, ठीक है, और फिर वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ को पहुंच जाता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी उनकी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास बनेगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ जस्ट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बनती है। अब हमने, अगर आप गौर करें तो मैंने दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं यहाँ पे सेपरेटली, और इसलिए उनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया है। एंड लेट मी पुट इट अंडर रेक्टेंगल ताकि ये आपको वाजे हो जाए कि मैंने कौन सी दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं। पहली जो है वो एफ नेट कैलकुलेट की है और दूसरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है। और अब ये चीज़ आपके ऊपर वाजे हो गई होगी कि मैंने ये दो क्वांटिटीज़ क्यों कैलकुलेट की हैं, और वो रीज़न ऑब्वियस है। रीज़न ये है कि मैंने स्टार्ट में ये जो वर्क का फार्मूला लिखा था, मैं इस फार्मूला से एक्चुअली वर्क देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आता है कांस्टेंट फोर्स की वजह से। तो अब मैं ये जो दो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं एफ नेट की और डिस्प्लेसमेंट की, इन दोनों को इस पहले फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास जो वर्क की नई फॉर्म है वो कौन सी बनती है। तो अब मेरे पास जो वर्क बनेगा, लेट मी गो डाउन, और जो वर्क बनेगा वो होगा, पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। वर्क था हमारे पास एफ डॉट एस फोर्स, और ये फोर्स जो थी ये एफ नेट थी, डॉट डिस्प्लेसमेंट, और एफ नेट को हमने कैलकुलेट किया है एम टाइम्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इसको हमने कैलकुलेट किया है एम टाइम्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमने एफ नेट कैलकुलेट की थी, और इसके साथ हमने डॉट करना है। अच्छा, मैं इस डॉट का कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डॉट लिख रहा हूँ। तो लेट मी चेंज कलर फॉर दिस डॉट विच रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट, और इसके लिए मैं ये येलो करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्या, मैं इसको काफ़ी बड़ा कर देता हूँ, और लेट्स से कि ये हमारे पास डॉट है, और इसको मैंने डॉट करना है। अब जो मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है डेल्टा टी टाइम्स वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब रेस्ट जो है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशंस हैं। तो आप देख लें यहाँ पे कि ये जो डेल्टा टी न्यूमरेटर में है हमारे पास, ये इस डेल्टा टी के साथ
कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये वी एफ़ माइनस वी आई है और ये हमारे पास वी एफ़ प्लस वी आई है, विच मीन्स कि दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक दफ़ा वो ऐड हो रही हैं यहाँ पे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही हैं यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में आप मैथमेटिक्स से आपको याद होगा लिखते होते थे कि ये स्क्वायर के बराबर हैं, स्क्वायर के डिफरेंसेस के बराबर हैं, विच मीन्स कि इसको अब हम लिख सकते हैं 1 divided by 2. Let me change the color. Let me actually go back to white. So let's erase this one. Or white is W equals 1 divided by 2 m times, और ये बन जाएगा V F squared माइनस V I squared। ठीक है, ये सिंपली जब आप कहते थे कि आपके पास अगर दो नंबर हों A और B, एक दफ़ा ऐड हो रहे हों एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होंगे। मैंने यही काम यहाँ पे किया है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एम वी आई स्क्वायर। और ये इक्वल हैं हमारे पास टोटल वर्क के जो नेट वर्क हो रहा है इस कांस्टेंट फोर्स एफ नेट की वजह से। अब इस फार्मूला में ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी आई है ना, ये वाली और ये वाली, ये अगर आप देखें तो एक तरह की क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को आप कहते होते हैं फिज़िक्स की ज़ुबान में काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिफ़ाइन हेयर। तो मैं ये कहने लगा हूँ कि मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ इस क्वांटिटी को, और इस क्वांटिटी को मैं कहता हूँ के, और ये डिफ़ाइन करता हूँ मैं हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो के है ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, और इसको आप फिज़िक्स की ज़ुबान में कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से मौजूद होती है। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए। ये चीज़ हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाए हैं जब हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो एनर्जी मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की काइनेटिक एनर्जी बनती है, के एफ इक्वल्स हाफ एम वी एफ स्क्वायर्ड और के आई इक्वल्स हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये सिंपली मैंने इस फार्मूला को जनरलाइज किया है इन दो सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कोई एक ख़ास वेलोसिटी होती है, और इन जनरल पॉसिबल है कि किसी दूसरे इंस्टेंट के ऊपर वो वेलोसिटी तब्दील हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ साथ मोशन के साथ साथ तब्दील होती है। और इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की मोशन थी, एक बार ये थी जब उसकी वेलोसिटी वी एफ थी और एक बार ये थी जब उसकी वेलोसिटी वी आई थी। तो इसका मतलब है कि इन दो इंस्टेंट्स के ऊपर उसके पास मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहलाती हैं। तो अब हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो वर्क है वो इस फॉर्म में आ गया, के एफ माइनस के आई। और के एफ माइनस के आई देखें तो ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की फ़ाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस हो रही है तो वो उस फिज़िकल क्वांटिटी की चेंज के बराबर आती है, विच मीन्स कि ये के एफ माइनस के आई जो है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, फ्रॉम सम इनिशियल एनर्जी टू सम फाइनल एनर्जी। तो ये जो फॉर्म है मेरे पास जो मैंने इससे ड्राइव की है, इस फार्मूला की कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी है ये वाली, इसको आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये आपको ये बताता है सिंपली कि जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई वर्क होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है। अगर आप यहाँ से देखें तो काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो रही है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्यों तब्दील हो रही है, इस वर्क की वजह से। और ये वर्क क्यों हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही थी। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है हमारे पास, इसको हम फिज़िक्स में कहते होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और इन जनरल ये हमें ये बताता है कि जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई वर्क होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है। दिस इज़ सिंपली दी वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड दिस इज़ वन ऑफ दी सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन एनर्जी, इन फिज़िक्स ऑफ एनर्जी। आप इसको हर जगह के ऊपर यूज़ करेंगे, एंड दिस इज़ दी मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्क जो है ये
नेट फोर्सेस की वजह से है, ठीक है। और ये आपने अब याद रखना है कि नेट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी हो सकती हैं। इसके अंदर आप नॉर्मल फोर्स, वेट की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और पता नहीं कितनी कितनी फोर्सेस इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस इज़ द नेट वर्क, बिकॉज हमने जहाँ से शुरू किया था इसको ड्राइव करना, वहाँ पे हमने नेट फोर्स ली थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये थी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की वजह से। कांस्टेंट फोर्स की वजह से यहाँ पे मैंने लिखा था कि F जो है वो चेंज नहीं होती टाइम या डिस्टेंस के साथ, ना तो वो टाइम पे डिपेंड करती है और ना ही वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ टू डू द सेकंड केस, और सेकंड केस है हमारे पास वेरिएबल फोर्स। कि हमारे पास जब फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म क्या बनेगी। और इसमें मैं वन डायमेंशनल केस पहले कंसिडर करता हूँ, लेकिन जो हमारे पास फोर्स की फॉर्म होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि फोर्स जो है ना वो पोजीशन का फंक्शन है। ये हमारे पास है पोजीशन, और फर्दर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये फोर्स जो है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करती है। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक्सिस ऑफ मोशन। ये आपको याद होगा, इस तरह की डिस्टिंक्शन मैंने शायद लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में भी बताई थी। एंड दिस डिस्टिंक्शन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली मेक्स यू अंडरस्टैंड कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आती है ना, वो सारी इन छोटी छोटी चीज़ों से आती है। तो ये जो दो एक्स हैं, ये वाला एक्स जो है ये बता रहा है कि ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। सो इट्स, आप यूँ कह लें कि ये सिर्फ फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। और ये इस वजह से है क्योंकि मैं ये जो फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल केस के लिए उसको ड्राइव करूँगा और फिर मैं जनरलाइज कर दूँगा वाई या जी एक्सिस के ऊपर। जबकि ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स ये बता रहा है कि जब फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लगती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की तरह मूव करता है और कुछ फासला चेंज होता है। तो ये वो फासला है, और ये फासला जो है ये आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे ये फासला चेंज होता है फोर्स बजाते खुद चेंज होती है। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी वेरिएबल फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो अब हमारे पास फोर्स की फॉर्म इस तरह की है। और अगर मैं इसको कहूँ कि ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, तो मैंने जब वर्क कैलकुलेट करना है तो फार्मूला मैं वर्क कैलकुलेट करने का पहले ड्राइव कर चुका हूँ वेरिएबल फोर्स के लिए। वो फार्मूला हमारे पास था, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी गो विद पिंक, येलो वन, दिस इज़ ब्राइट। तो जो वर्क था मेरे पास वेरिएबल फोर्स के लिए, नेट वर्क जो है वो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, इंटीग्रल I to F सम इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट F नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम dx। तो ये हमारे पास फार्मूला था वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रल की फॉर्म में। तो मैं अब इस फार्मूला को यूज़ करना चाहता हूँ, और अगर मैं इस फार्मूला को यूज़ करना चाहता हूँ तो अगेन मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है फोर्स की फॉर्म, ठीक है। तो मैं फोर्स की फॉर्म डिराइव करना चाहता हूँ। तो अगेन हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, और इस बार हम उसको देखेंगे कि वो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या फॉर्म लेता है। तो हमारे पास जो सेकंड लॉ है, क्योंकि आपको पता है कि नेट फोर्स आप सिर्फ सेकंड लॉ से ही कैलकुलेट करते हैं। अब तक हमने जितनी चीज़ें सीखी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और वो सेकंड लॉ है। उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं, तो वी आर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंड टू यूज़ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल फोर्स के लिए जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स एम टाइम्स ए एक्स। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। और अब देखें, मैंने ये वाली जो चीज़ है ना इस ऊपर फार्मूला में जो मैंने आपको बताई है वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। लेकिन आपको आइडिया हो गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ एक्स ऑफ एक्स यानी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एम टाइम्स ए एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। हर चीज़ जो है वो एक्स डिपेंडेंट है,
तो इसमें ये जो एक्सेलरेशन है ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, और ये एक्स बता रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूव करते हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में यूज़ करता हूँ। मुझे चाहिए फोर्स। अब अगर आप देखें तो मैं राइट हैंड साइड को बिल्कुल जैसे पहले किया था, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में। एंड दिस इज़ अगेन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है dvx/dx। अब ये वाला जो x है ना, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये उसका x डेरिवेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लेट मी एक्चुअली राइट इट, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज करेंगे। ये वाला जो है ना, ये है डिस्टेंस along x axis, और ये वाला जो x है ना, ये आपको बता रहा है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आप देखें कि मैं I'm taking this pain to explain this thing to you because this is important। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, और यही वो डिटेल्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करती हैं। जो बुक के अंदर आपको चीज़ें दी होती हैं वो बस लफ्ज़ों में आपको बताते हैं, और फिर मैथमेटिक्स में वो सिंप्लीफाइड नोटेशन में चले जाते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ दैट थिंग ये सारा कुछ हो रहा होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फुली। ओके, तो अब इस चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं m टाइम्स, और dvx/dx जो है इसको हम चेन रूल की मदद से यूँ भी लिख सकते हैं dvx/dt मल्टीप्लाइड बाई सॉरी, ये यहाँ पे जो फार्मूला है ये वाला, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? सॉरी, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो फार्मूला है ना, ये dx नहीं है बल्कि ये dt है। तो ये हमारे पास है dt। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये उसके एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करना है, लेट मी, हाउ शुड आई डू दिस? ओके, लेट मी मूव दिस अ लिटिल डाउन। अगर आपने इसको एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो इसको यूँ करते हैं कि अब ये जो है ना, ये एक्स जो है, ये एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी के, और आप इस वेलोसिटी को एक्स का फंक्शन दिखा सकते हैं यूँ। और ये अब जो एक्स है ना, ये एक्स आपको बता रहा है कि वेलोसिटी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है वो चेंज होती है। तो अब इस चीज़ को, ये वाली जो चीज़ है वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसको यहाँ पे मैं चेन रूल की मदद से लिख सकता हूँ। और जब मैं चेन रूल की मदद से लिखूँगा तो मैं क्या करता हूँ, dx से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और dx से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगी ये वाली फॉर्म। इसमें अगर आप देखें तो ये dx इस dx से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास सिंपली dvx/dt रह जाता है, जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस फॉर्म में लिखने से हमारे पास थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। और वो आप अभी देखेंगे कि ये जो dx/dt है, ये सिंपली वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, यही तो वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये सिंपली vx है। तो हमारे पास ये जो फोर्स बन जाती है Fx, ये बन जाएगी m टाइम्स vx टाइम्स dvx डिवाइड बाई dx। तो हमने फोर्स को इस फॉर्म में लिख लिया है। लेट मी आल्सो अनसर्कल दिस, क्योंकि हमारे पास फोर्स आ गई है। तो अब हम इस फोर्स को इस फार्मूला में यूज़ करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो हमारे पास अब जो वर्क आ जाएगा यहाँ पे, W नेट वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ये हमारे पास आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था I/2F, और साथ में हमारे पास आ जाएगा m टाइम्स vx टाइम्स, ये मैं फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, dvx डिवाइड बाई dx टाइम्स dx। ये वाला जो dx है ना, ये वाला dx, ये वाला dx है। और अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये dx कैंसिल आउट हो जाता है। सो लेट मी कैंसिल दिस थिंग आउट। ठीक है, और हमारे पास जो फार्मूला रह जाएगा वो फार्मूला रह जाता है, m कांस्टेंट है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मास नहीं चेंज होती ऑब्जेक्ट की, इंटीग्रल vx
dvx। और अब आपने यहाँ पे देखें तो इंटीग्रल की लिमिट्स देखी थी, इनिशियल से फाइनल स्टेट हम कहते होते हैं इंटीग्रेशन की। और अब यहाँ पे देखें तो इंटीग्रल जो है वो वेलोसिटी के ऊपर है। तो अब आप ये कह लें कि अगर इनिशियल स्टेट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vi थी तो हमारी इनिशियल लिमिट जो हो जाएगी vi हो जाएगी और फाइनल लिमिट vf हो जाएगी। और इधर से आप फ़ौरन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा vx स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 2 और इसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे vi से vf तक तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 m vf स्क्वायर्ड माइनस 1 डिवाइड बाई 2 m vi स्क्वायर्ड। और ये हमारे पास आ गया w नेट। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने लिखी थी kf माइनस ki इक्वल्स w नेट और इसको हमने लिखा था डेल्टा k के बराबर। और ये हमारे पास था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने आपको जो चीज़ यहाँ पे प्रूव करवाई है वो ये है कि आप कांस्टेंट फोर्स लें या वेरिएबल फोर्स लें, जो वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म है वो होल्ड करती है, वो सेम रहती है। तो हमारे पास इस केस में वेरिएबल फोर्स के केस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम की यही फॉर्म आई है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्म आई थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है तो वो वर्क जो है उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करवा दी। दो मुख्तलिफ केसेस के लिए पॉइंट हमारे पास ये आया है इन जनरल कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो होल्ड करता है। और एक फ़ाइनल चीज़ यहाँ पे, चूँकि हम ये वाली जो वेरिएबल फोर्स है ये एक्स एक्सिस के लांग ले रहे थे तो हमारे पास ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए ना, ये भी एक्स एक्सिस के लांग आनी चाहिए, विच सिंपली मीन्स कि ये हमारे पास लिमिट जो है ये वी एफ एक्स से वी आई एक्स से वी एफ एक्स तक होगा, विच मीन्स कि ये हमारे पास वी एफ एक्स स्क्वायर्ड और ये वी एफ आई एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये के एफ एक्स और के आई एक्स। मैं यहाँ पे एक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिमिलरली एक्स की जगह वाई एक्सिस ले लेते तो ये डेल्टा के वाई बन जाता और जी एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते तो वो डेल्टा की जी बन जाता। तो इन जनरल हमारे पास जो नेटवर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। इट्स वन स्मॉल पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, बट दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और हमने रेफरेंस फ्रेम्स पढ़े थे दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में, जब भी बहुत पहले पढ़े थे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि रेफरेंस फ्रेम्स के लिहाज से इस थ्योरम की क्या फॉर्म बनती है। एंड रेफरेंस फ्रेम्स ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, बस एक लाइन में आपको बताऊँगा कि होता क्या है और रेफरेंस फ्रेम्स यहाँ पे मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ। आप ये देखें कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, इसकी दोनों फॉर्म्स कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ किया है। और न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर कंडीशन ये है कि ये हमेशा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में यूज़ होता है, लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, जो भी आप कह लें इसको। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स वो होते हैं जो या तो रेस्ट के ऊपर हो, यानी उनकी स्पीड ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो हो, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, विच अगेन मीन्स कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो कंडीशन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के ऊपर ये है कि उनके अंदर नेट एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है। तो चूँकि मैंने ये सेकंड लॉ जो है उसको यूज़ किया वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव करने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि सेकंड लॉ जो है वो तो इनर्शियल फ्रेम डिपेंडेंट है, यानी ये तो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होगा, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होगा। तो इसका जवाब ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम सारे इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है, लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। और वो फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, लेट मी कॉल देम फ्रेम वन। ये फ्रेम वन पहला इनर्शियल फ्रेम है और फ्रेम टू जो है ये दूसरा इनर्शियल फ्रेम है। और वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला अब आपके पास है, ये वाला फार्मूला है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप इस पहले फ्रेम के अंदर वर्क कैलकुलेट करते हैं W1,
ठीक है, और इसके अंदर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो डेल्टा K1 है। सिमिलरली इस दूसरे फ्रेम के अंदर आप वर्क कैलकुलेट करते हैं W2 और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं डेल्टा K2। तो ये आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। सवाल ये है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, चूँकि हमने सेम फार्मूला यूज़ करके ड्राइव की हैं, कैलकुलेट की हैं, और सेम सिस्टम भी है। सेम सिस्टम इस तरह है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई सिस्टम है जिसके में आप वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो वर्क की वैल्यू उस सिस्टम में वर्क की वैल्यू पहले फ्रेम में W1 आती है और दूसरे फ्रेम में W2 आती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। तो सेम सिस्टम है, सिर्फ आपने मेजरमेंट्स दो मुख्तलिफ फ्रेम्स से खड़े होकर की हैं, तो ये आपस में किस तरह रिलेटेड होंगी। तो उसका जवाब ये है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो विदन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो वैलिड होता है, विच मीन्स कि वर्क एनर्जी थ्योरम इस फ्रेम में हमें देगा डेल्टा W1। मैंने डेल्टा W1 नहीं कहा, मैंने इसको W1 कहा है, तो लेट मी जस्ट कॉल इट W1 इक्वल्स डेल्टा K1। और दूसरे फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे देगा W2 इक्वल्स डेल्टा K2, विच मीन्स कि हर रेफरेंस फ्रेम के अपने अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वैलिड होगा, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं दोनों फ्रेम्स के वर्क को कैलकुलेट करूं, विच मीन्स कि अगर मैं कंपेयर करूं W1 को W2 से, तो वो आपस में बराबर नहीं होते। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू W2। और उसकी वजह ये है कि दो फ्रेम्स के अंदर ये मुमकिन है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, वो मुख्तलिफ हों। एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना, वो अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में यानी F इक्वल्स ma में हर फ्रेम में एक जैसा होता है। यानी एक फोर्स आप जो कैलकुलेट करते हैं एक फ्रेम में, दूसरे में भी वही होती है। जो एक्सेलरेशन आप एक फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं वो दूसरे फ्रेम में भी यही आएगा। लेकिन जो वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट्स हैं ना, वो मुख्तलिफ फ्रेम्स में मुख्तलिफ आती हैं। मैं अभी एक एग्जांपल इसकी सॉल्व करूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा उससे। तो जो वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ आते हैं। यानी अगर आप पहले फ्रेम में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर्स पर सेकंड, और दूसरे फ्रेम में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो 10 से मुख्तलिफ होगी। इट्स पॉसिबल, लेकिन उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम इज़ द केस विद डिस्प्लेसमेंट, कि एक ही ऑब्जेक्ट का अगर आप एक फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से वो 10 मीटर आया है, तो दूसरे फ्रेम में वो 10 मीटर से मुख्तलिफ होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास ये जो W1 है ना, ये मुख्तलिफ होता है W2 से, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि दोनों फ्रेम्स के अंदर, क्योंकि W जो है, अब आप देखें W हमारे पास किसके इक्वल होता है, F टाइम्स F डॉट S के। तो F तो सेम रहता है दोनों फ्रेम्स में, लेकिन ये जो S है ना, ये डिफरेंट हो सकता है इन जनरल दोनों फ्रेम्स में। तो जो वर्क आएगा ना, वो इन जनरल हमारे पास मुख्तलिफ आएगा दो मुख्तलिफ फ्रेम्स में। ठीक है, तो इट्स पॉसिबल कि दो मुख्तलिफ फ्रेम्स का वर्क एक जैसा ना आए, लेकिन विदन अ सिंगल फ्रेम वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वैलिड रहता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी भी एक फ्रेम के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वैलिड होगा, लेकिन इट्स पॉसिबल कि दो मुख्तलिफ फ्रेम जब आप लें तो उनमें वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ना हो। सो लेट मी एक्चुअली सॉल्व एन एग्जांपल फॉर यू of exactly this explanation, which will make things more clear to you. So this is the example that I'm going to solve for you, और ये sample problem है 11.9 HRK की बुक में। और इसकी अगर हम स्टेटमेंट के ऊपर देखें तो ये हमें कहता है a worker is exerting a force F equals 5.63 Newton in pushing a crate of mass 12 kilograms that moves without friction on a flat bed railroad car. The train is moving at a constant speed of 15 meters per second in the same direction that the worker is pushing the crate. According to the observer O, who is also riding on the flatbed car, the crate starts from rest and is pushed by the worker for a distance of 2.4 meter. Find the final speed of the crate according to the observer O. एंड दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जाता है फाइंड द वर्क W प्राइम एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K प्राइम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर O प्राइम हु इज़ एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड शो दैट द वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ वैलिड फॉर दिस ऑब्जर्वर। ओके, तो स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था रेफरेंस फ्रेम्स की।
तो रेल बेड ये इसको आप यूँ समझ लें, वो जो माल गाड़ी का नीचे वाला तख्ता होता है जिसके ऊपर वो बगियाँ रखी होती हैं उन्होंने, जो बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं। तो लेट मी स्केच अ रफ डायग्राम इसकी, कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये वो रेल गाड़ी का फ्लैट बेड है और ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट 15 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इसके ऊपर एक ऑब्ज़र्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये वाला वो ऑब्ज़र्वर है जिसको ऑब्ज़र्वर ओ कहा गया है। ये ट्रेन के ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है ये भी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास है एक बॉक्स, ठीक है, और ये बॉक्स की मैस हमें दी हुई है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि एंड पे हम देख लेंगे 12 किलोग्राम है, ठीक है। और इसको एक ऑब्ज़र्वर, एक और बंदा पुश कर रहा है एक फोर्स से, और वो फोर्स 5.63 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, और वो इसको मूव करवाता है। कितना डिस्टेंस? वो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2.4 मीटर्स। तो ये इसको यहाँ से मूव करवाता है सेंटर से इस पॉइंट तक 2.4 मीटर तक। आई जस्ट चेंज द कलर। सो ये डिस्टेंस जो है ना, सेंट्रल डिस्टेंस, ये 2.4 मीटर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 2.4 मीटर है। तो ये डिस्टेंस मूव करवाता है ये वाला एजेंट जो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, जो फोर्स एफ़ लगाता है। और फिर हमारे पास एक और बंदा है, एक और साहिब हैं, वो नीचे ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं। लेट मी ट्राई टू मेक हिम हियर। आई डोंट नो कि आज सारे लोग जो हैं मुझसे मोटे मोटे क्यों बन रहे हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्ज़र्वर है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको उन्होंने ऑब्ज़र्वर ओ प्राइम कहा है। अब ज़रा देखें पहले सिचुएशन, एक एक करके इसको ट्रीट करते हैं। पहले ये वाला बंदा लेते हैं। ये वाला बंदा जो है ये खड़ा हुआ है ट्रेन के ऊपर, और 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भी जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है। तो इस बंदे के हिसाब से ये डब्बा जो है ये रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि इस ट्रेन के साथ मौजूद हर चीज़ जो है वो एक ही स्पीड से जा रही है, और वो स्पीड वही है जो ट्रेन की है। अब जब ये वाला बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, लेट मी एक्चुअली मेक दिस बंदा टू, तो ये बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, अगेन मोटा सा बन गया है, ये बंदा फोर्स लगा रहा है एफ़ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये बंदा इस क्रेट को मूव करेगा, तो अब ये क्रेट इस ट्रेन के लिहाज से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है अब ये जितना भी फासला कवर करेगा, ये बंदा उसको नोट करेगा जो ओ कहा है मैंने, ठीक है। तो इस बंदे के लिहाज से ये जो डिब्बा है ना, क्रेट जो है, ये सिंपली ये 2.4 मीटर फासला कवर करेगा इस फोर्स से। तो हम इस बंदे के हिसाब से, मैं इसको WO कह लेता हूँ, जो वर्क ये बंदा कैलकुलेट करेगा। तो इस बंदे के हिसाब से जो वर्क बनेगा, मैं इसको WO कह रहा हूँ, और ये वर्क बनेगा हमारे पास, सिंपली फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा, F.S। और चूँकि वर्क डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा Fs, ठीक है। अब फोर्स 5.63 न्यूटन है, तो ये है 5.63 न्यूटन। जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है वो 2.4 मीटर है, आई गेस, या 2.4 मीटर है। तो ये जो वर्क करेगा ना, ये वाला बॉक्स और ये वाला बंदा, और जिसको ये वाला ऑब्ज़र्वर मेजर करेगा, वो हमारे पास सिंपली आता है। लेट मी सी कि किसका जवाब कितना था, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, ये 13.5। तो ये हमारे पास सिंपली आता है 13.5 जॉल्स। तो ये वो वर्क है जो ऑब्ज़र्वर ओ कैलकुलेट करता है इस ऑब्ज़र्वर की वजह से, इस एजेंट की वजह से, जो फोर्स एफ़ लगाता है इस बॉक्स के ऊपर। एवरीथिंग गुड टिल दिस पॉइंट, राइट। अब ज़रा देखें इस सेकंड ऑब्ज़र्वर के हिसाब से, और इससे हमें बाय द वे हमसे ये भी पूछा गया है कि अब ये जो 2.4 मीटर का फासला कवर करता है ना बॉक्स इनिशियली रेस्ट के ऊपर था, तो हम इससे ये भी पूछा गया कि इसकी फ़ाइनल स्पीड कैलकुलेट करें। तो एक बार हमारे पास ये आ गया, वर्क आ गया, तो फ़ाइनल स्पीड कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम मौजूद है। तो हम इस रेफरेंस फ्रेम में, ऑब्ज़र्वर ओ के रेफरेंस फ्रेम में जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क WO हुआ है, WO जिसको मैंने कहा था, और ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स हाफ mVF स्क्वेयर्ड माइनस VI स्क्वेयर्ड। और चूँकि ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो VI स्क्वेयर्ड जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ mVF स्क्वेयर्ड। और यहाँ से आप VF कैलकुलेट कर लेंगे, ये बनेगा 2 टाइम
W नॉट डिवाइड बाई m होल का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आती है वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकंड। यानी जब ये बॉक्स जो है ये यहाँ पे पहुँचेगा, यानी 2.4 मीटर का फासला कवर कर लेगा, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 1.5 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो ये हमारे पास उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था इस ऑब्ज़र्वर का जो यहाँ पे मौजूद है ट्रेन के ऊपर। अब हम चलते हैं ग्राउंड वाले ऑब्ज़र्वर की तरफ। ये रहा ग्राउंड वाला ऑब्ज़र्वर। तो सबसे पहली बात जो देखें कि ग्राउंड वाला ऑब्ज़र्वर जो है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमने कैलकुलेट करना है वर्क और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कहता है बी पार्ट में, फाइंड द वर्क W प्राइम एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K प्राइम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर O प्राइम हु इज़ एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमें वर्क चाहिए और वर्क के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है। तो अब मैं जा रहा हूँ फॉर ऑब्जर्वर O प्राइम। तो ये अब दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं। ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है और इसका जो वर्क है बुक वाले ने उसको W प्राइम का नाम दिया है, तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और वर्क के लिए आपको याद होगा कि हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? लेट मी राइट द फार्मूला एंड देन सी। लेट्स कॉल दिस वर्क W प्राइम। सो दिस इज़ W प्राइम और ये इक्वल है F प्राइम डॉट S प्राइम। ठीक है, और चूँकि ये F और S सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं F प्राइम S प्राइम। ठीक है, अब पहली बात कि F प्राइम जो है ये क्या चीज़ है, F प्राइम क्या है? और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में वैलिड होता है। और इसकी एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी फ्रेम में हो, चाहे वो मूव कर रहा है चाहे वो रेस्ट के ऊपर है, तो जो फोर्स है ना वो आप सेम मेजर करेंगे। तो अब ज़रा ऊपर आएँ वापस, ये वाला फ्रेम जो है इसमें फ़ोर्स लग रही है F जो 5.63 न्यूटन है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जो फोर्स ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा ना वो सेम ही मेजर करेगा। फोर्सेस सेम मेजर होती हैं, एक्सेलरेशन सेम मेजर होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये चीज़ एक्चुअली मैं आपको आगे बहुत आगे चल के प्रूव करवाऊँगा जब मैं स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर जाऊँगा। प्रॉबली इस मैकेनिक्स के मज़ीद 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, जब ये मैकेनिक्स का आखिरी पार्ट होता है स्पेशल रिलेटिविटी, तो मैं ये प्रूफ करवाऊंगा कि कैसे फोर्सेस सेम रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल आप मेरी बात पे यकीन रखें कि ये फोर्स जो है ना F, ये दोनों ऑब्जर्वर सेम मेजर करते हैं। तो ये F जो है ना ये तो हमारे पास आ गई सेम, तो F तो हमें मालूम है। अब रह गया डेल्टा S नहीं, S प्राइम मैंने इसको कहा हुआ है। तो S प्राइम जो है ना ये मैंने आपको बताया कि ये इन जनरल मुख्तलिफ होती है। यानी ये वाला बंदा जो S प्राइम मेजर करता है ना, ये वाला बंदा जो S प्राइम मेजर करेगा वो इस O प्राइम से मुख्तलिफ होगी। तो मैं S प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब S प्राइम में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मेरे पास अब ये जो है ट्रेन ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और मेरे पास एक ही रिलेशन है S प्राइम और वेलोसिटी के दरमियान, और वो टाइम के थ्रू है। विच मीन्स कि अगर मुझे S प्राइम चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मुझे इफ़ आई नीड S प्राइम, फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ S प्राइम इक्वल्स V एवरेज, जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की, V एवरेज टाइम डेल्टा T। ठीक है, जितनी देर में वो फासला कवर होता है। और अब अगर आप देखें तो V एवरेज तो मैं ट्रेन की कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रेन की होगी या उस बॉक्स की होगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा अंडर कंसिडरेशन। लेकिन S प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेल्टा T चाहिए। तो अब मैं डेल्टा T कहाँ से कैलकुलेट करूँ? और डेल्टा T जो है वो, अब मैं अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास इम्पल्स की डेफिनेशन होती थी चेंज ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में, वो डेफिनेशन होती थी डेल्टा P इक्वल्स F डेल्टा T। और अगर आप यहाँ पे देखें तो डेल्टा T यहाँ से हमारे पास आता है डेल्टा P डिवाइड बाई F, और F जो है ये तो सेम रहता है। सही है, F तो मैंने अभी आपको आर्गूमेंट दिया कि ये सेम रहता है। आर्गूमेंट नहीं दिया, आपको कहा है कि मुझ पे ईमान रखें, मैं इस चीज़ को प्रूफ करवाऊंगा आगे चल के। लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि F जो है ना वो सारे रेफरेंस फ्रेम्स में एक जैसी रहती है। सही है, और ये जो डेल्टा P है ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स
कि जब वो 2.4 जब वो 2.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर था, और फाइनल मोमेंटम कुछ होगा जो mv के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा mv डिवाइड बाई f, जो 5.63 न्यूटन है। और यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी जो है वो आता है 3.2 सेकेंड। अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो डेल्टा टी की ये वैल्यू आती है, और डेल्टा टी की अब वैल्यू आ गई है तो हम इसको इस फार्मूला में यूज़ करके एस प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस प्राइम बन जाएगा हमारे पास वी एवरेज। अब वी एवरेज आप देखें कि आपने वी एवरेज कौन सी लेनी है। वी एवरेज है ट्रेन की, कि ट्रेन 3.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। ट्रेन की अपनी स्पीड कितनी है, ये वाली 15। तो जो वी एवरेज बनेगी यहाँ पे वो क्या होगी हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकंड। तो एस बन जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई टी, जो कि 3.2 सेकंड्स है। तो जो एस प्राइम आएगा ये वो फासला है जो ट्रेन कवर करती है, ये हमारे पास आता है 48 मीटर्स पर सेकंड। ये 48 मीटर्स, सॉरी मीटर्स पर सेकंड मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो 48 मीटर्स। तो अब ज़रा मेरे आर्गूमेंट के ऊपर गौर करें, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ये जो टाइम है ना, ये टाइम वो टाइम है जिसमें ये वाला बंदा इस ब्लॉक को 2.4 मीटर मूव करवाता है। लेकिन इसी टाइम के दौरान चूँकि ट्रेन खुद मूव कर रही है तो ट्रेन इसी टाइम के दौरान 48 मीटर का फासला कवर कर जाती है। ठीक है, तो ये जो बंदा अब ओ प्राइम है ना, ये क्या देखेगा कि 3.2 सेकंड्स के अंदर 48 मीटर ट्रेन ने कवर किया है और 2.4 मीटर इस ब्लॉक ने कवर किया है इस बंदे की वजह से। तो जो टोटल फासला ये ब्लॉक कवर करेगा वो क्या होगा, 2.4 प्लस 48। तो जो टोटल फासला है लेट्स कॉल दैट एस डबल प्राइम, वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.4 मीटर प्लस 48 मीटर, और ये बन जाएगा हमारे पास 50.4 मीटर। तो टोटल फासला जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो 50.4 मीटर है। मेरे पास ये फासला आ गया है, तो हम इस फार्मूला से, किधर गया वो फार्मूला, इस फार्मूला से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वर्क जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर मेजर करेगा। मैंने इसको यहाँ पे एस प्राइम कहा हुआ है, नीचे मैंने उसको एस डबल प्राइम कहा है, तो इसको मैं एस डबल प्राइम कह लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो वर्क आएगा, जो एफ प्राइम एस डबल प्राइम है, वो आएगा 5.63 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 50.4 मीटर डिस्टेंस, और ये आता है 284 जाउल। तो जो वर्क ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो वर्क कितना आया है 284। ठीक है, हमें ये भी कहा गया था कि आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मेजर करनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेजर करना आसान है, वो आपको पता है कि आप कैसे मेजर करते हैं। सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया है, और वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था डेल्टा के प्राइम इक्वल्स हाफ एम वी एफ स्क्वेयर्ड माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, अब वी एफ जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी और उस ब्लॉक की वेलोसिटी का सम है। और ट्रेन की वेलोसिटी हमारे पास है 15 मीटर्स पर सेकंड। ब्लॉक की वेलोसिटी जब वो इधर पहुंचा था तो वो थी 1.5 मीटर पर सेकंड, तो ये 16.5 आती है। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 m टाइम्स 16.5 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब ब्लॉक रेस्ट के ऊपर था तो सिर्फ ट्रेन की वेलोसिटी थी जो 15 मीटर्स पर सेकंड थी, और जब आप ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 284 जाउल्स। तो डेल्टा के प्राइम भी हमारे पास क्या आता है 284 जाउल्स। अब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। जस्ट टू लुक एट फ्यू थिंग्स। जो पहली चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो वर्क आएगा ना हमारे पास, वो जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा ना वो वैलिड होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने वर्क और काइनेटिक एनर्जी उनके फार्मूलाज यूज़ करके कैलकुलेट किए हैं, और वो दोनों बराबर आए हैं। मूव उस फ्रेम के अंदर जो जिसको हमने कहा है कि जो बंदा ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसको हमने ओ प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा है। लेकिन वर्क कितना आया है 284 जाउल ऑब्जर्वर ओ प्राइम के हिसाब से।
लेकिन ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से कितना आया था जो ट्रेन के ऊपर था, 13.5 जूल्स। ठीक है, और ये वो बात है जो मैं आपको कर रहा था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वैलिड होता है, लेकिन अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को दो मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से खड़े होकर अप्लाई करेंगे एक ही सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो ये वाला है। ठीक है, और इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जिसके अंदर सिस्टम मौजूद है, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ग्राउंड के ऊपर है। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को एक ही रेफरेंस फ्रेम के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ही यही बताएगा कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करेंगे, यानी वर्क डन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो आप मेजर करते हैं उसको कंपेयर करेंगे जो आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मेजर करते हैं, तो वो इन जनरल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाँ, जो वर्क एनर्जी रिलेटेड के मुतल्लिक बताने वाला था। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हमारे पास दो और टॉपिक हैं जो होपफुली एक लेक्चर बनेगा विच आई विल फिनिश इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंड तब तक के लिए समझे इन डिटेल्स को, जितनी डिटेल में ये मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द थिंग विच बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।